अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नबील आप देखने वाले सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएं तो बेहतर होगा। जैसा कि आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे कि हमने इस चैनल पर पहली वीडियो का आगाज़ 31 अक्टूबर से किया था और 24 जनवरी को हमारे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए थे। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक हमारा साथ दिया और हमारे चैनल की एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। आज से 3-4 दिन पहले 24 और 25 मार्च की शब को YouTube ने हमारे चैनल पर मौजूद पुरानी सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह जानी टीवी की वीडियोस पर चलने वाला वो म्यूज़िक था। मैंने उस म्यूज़िक को बाकायदा तौर पर ख़रीद रखा था, मगर स्ट्राइक मिलने के बाद जब मैंने म्यूज़िक ओनर से रब्ता किया तो उसने लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमारे चैनल पर मौजूद तमाम पुरानी वीडियोस हटा दी गई हैं। हमने पिछले 2 दिन में पुरानी तमाम वीडियोस चैनल पर दोबारा अपलोड कर दी हैं। जिन भाइयों ने वो वीडियोस नहीं देखी उन्हें देख लें और मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि उन वीडियोस को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि हमारा चैनल आपको नई वीडियोस दिखाने के काबिल रहे। जानी टीवी चैनल पर पहली वीडियो तुर्की की सैर बनाई गई थी, जिसमें सिर्फ 4 मिनट पर मुश्तमिल मालूमात बताई गई थी। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए तुर्की की एक तफसीली वीडियो बनाने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के पास बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, तुर्की के बारे में कहा जाता है कि यह खित्ता सबसे पहले आबाद होने वाले खित्तों में से एक था। तुर्की का बेशतर हिस्सा अनातोलिया के जजीरे नुमा पर आता है। अनातोलिया के इस जजीरे नुमा पर 7500 साल पुरानी जिंदगी के आसार भी मिले हैं, जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगर तुर्की के अहम और तारीखी अदवार की बात की जाए तो तुर्की को 334 कबल मसीह में यूनान के सिकंदर ने फतह कर लिया था। सिकंदर की वफात के बाद इसके जानशीन इसकी सल्तनत को ना संभाल सके और यह सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। उसके बाद यूनानियों ने यहाँ सलावेसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 63 ईस्वी तक कायम रह सकी। उन्हीं की हुकूमत के दरमियान में कुछ अरसा यहाँ आर्मेनियों ने भी हुकूमत की थी। इसी दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में आमद हुई। आपके इस दुनिया से जिंदा उठाए जाने के बाद अल्लाह पाक ने रूमियों को अरूज दिया। उन्होंने पूरा अनातोलिया हत्ता के शाम, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीन पर भी कब्जा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की एक बड़ी तादाद ने तुर्की को अपना मस्कन बना लिया और यहाँ दावत व तबलीग की सरगर्मियाँ जारी हो गईं। 300 ईस्वी के लगभग इस पूरे खित्ते ने मसीहत को अपना लिया था और 330 ईस्वी में रूमी शहनशाह कुस्तुनतीन ने मसीहत कबूल करके इसे सरकारी मजहब बना दिया। यही वो बादशाह था जिसने कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखी थी। इससे पहले इस शहर का नाम बाज़ंतीन हुआ करता था, मगर आजकल इस शहर को इस्तांबुल के नाम से भी पुकारा जाता है। तुर्की के बाज़ इलाकों में रूमी सल्तनत 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक कायम रही, मगर बाज़ इलाकों में जिनमें शाम और तुर्की के मशरकी हिस्से थे उन्हें मुसलमानों की जानब से फतेह कर लिया गया था। मशरकी और वस्ती अनातोलिया पर सल्जोकी सल्तनत कायम थी, जबकि मगरब में रूमी सल्तनत कायम थी। सल्जोकी सल्तनत के ज़वाल पर उनकी बाकियात में से उस्मानियों ने जन्म लिया और यहाँ उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। वस्ती एशिया से आए मुसलमानों ने इस सल्तनत को वो 4 चांद लगाए कि इसे मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया। सल्तनत उस्मानिया का सही दौर 631 साल का है। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत तरीन सल्तनत थी। अपने ज़वाल के वक़्त सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी की नाकामी के बाद मुआहदा सेवरे किया गया, जिसकी तुर्कों ने खूब मुखालफत की। फतह पाने वाले मुमालिक ने इस सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करते हुए इस सल्तनत पर काबिज होने लगे। 9 मई 1919 को तुर्कों ने अस्करी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया।
18 सितंबर 1922 को तुर्कों ने तमाम फौजियों को तुर्की से निकाल दिया था। 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लिमान ने खिलाफत का खात्मा कर दिया। यूं मुसलमानों की 631 साला अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। 24 जुलाई 1923 को मुआहदा लौज़ान किया गया। ये वही मुआहदा था जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया था। यह मगरबी ममालिक की मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी जो कामयाब हो गई। इस मुआहदे में तुर्की पर 100 सालों के लिए पाबंदियां लगा दी गई थीं। इन पाबंदियों में तुर्की अपनी तयशुदा हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। इस मुआहदे में सल्तनत का खात्मा और सुल्तान को अपने अजीजों के साथ जलावतन कर दिया गया था। खिलाफत की मुकम्मल अमलाक और सुल्तान की सभी अमलाक जब्त कर ली गई थी। तुर्की को 100 सालों के लिए पेट्रोल के लिए अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क में ड्रिलिंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई, यानी 100 सालों के लिए तुर्की पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद बना दिया गया था। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बनाते हुए इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई। बास्फोरस को आलमी समुंदर का हिस्सा बना दिया और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बेड़े से तुर्की टैक्स वसूल ना कर सकेगा। ये इस मुआहदे की अहम शराइत थी। इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में लौज़ान के मुकाम पर हुए थे, इसीलिए इस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान के नाम से पुकारा जाता है। इस मुआहदे के बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने कबूल कर लिया और यही दिन तुर्की का कौमी दिन कहलाया जाने लगा। मुस्तफा कमाल पाशा जिन्हें बाद में अतातुर्क का खिताब मिला, जिसके मानी है तुर्कों का बाप, इस बंदे ने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर इन ममालिक के कब्जे में जाने से रोका था। दूसरी जंग अजीम में तुर्की तकरीबन गैर जानिबदार रहा, लेकिन जंग अजीम दोम के बाद में होने वाली अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग में तुर्की ने अमेरिका और इसके हामियों का साथ दिया, जिसके बदले में तुर्की की इमदाद की जाती रही। जुलाई 1974 में कब्रस में तुर्क मुसलमानों पर मसीही आबादी की जानिब से मुजालम शुरू हो गए, जिसके नतीजे में तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस कायम हुई, जिसे अब तक तुर्की के अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं माना है। जबकि जनूबी कब्रस, जिसे जमहूरिया कब्रस का नाम दिया गया क्योंकि ये एक मसीही आबादी वाला हिस्सा था, इसे आज़ाद होने के अलावा यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी हासिल हो चुकी है। तुर्की में एक ऐसा वक्त आ गया था कि तुर्किश लोग तुर्की को यूरोप बनाने के हक में उठ खड़े हुए थे। तुर्की में हिजाब करने तक पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि सब मगरबी साजिशों का नतीजा था। 1992 में इस्तांबुल के नाज़िम बनने वाले रजब तैयब उर्दगान अवाम में इस कदर मकबूल हुए कि उन्होंने 2002 में अपनी हुकूमत इश्तराक से कायम करने की कोशिश की, मगर उन्हें 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक में तकरीर करने के जुर्म में वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया गया। इसके बाद उनके नायब अब्दुल्ला गुल को वज़ीर आज़म बनाया गया। ताहम इसी हुकूमत में आइन में तब्दीली करके उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया और अब्दुल्ला गुल ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया और तैयब उर्दगान मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। नवंबर 2007 में होने वाले इलेक्शन में इस पार्टी ने अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम की और 2014 से तैयब उर्दगान तुर्की के 12वें सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया, रजब तैयब उर्दगान और तुर्की का 2023 में ख़त्म होने वाला मुआहदा लौज़ान, जिसके बाद तुर्की चाहे तो दोबारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख सकता है। ये सब मालूमाती वीडियोज़ आपको हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात पर कुछ ही दिनों में वीडियोज़ की सूरत में मिलेंगी। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां मौजूद सैरो तफरीही और मालूमाती वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, तुर्की 2 बरे-आज़मों एशिया और यूरोप में वाक़ है। इस मुल्क का 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% हिस्सा मगरबी एशिया में आता है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मरबा किलोमीटर है। यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की आबादी 8,08,10,525 अफराद थी, जो इसे दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क बनाती है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और कारोबारी शहर है। इस शहर को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है।
तुर्की के कुल 81 सूबे हैं, जिनमें सूबा इस्तांबुल, सूबा अंकारा, सूबा अजमेर, सूबा बोर्सा, सूबा कोनिया, सूबा अदाना और सूबा उर्दू मशहूर हैं, जिनको गैर मुल्की अच्छी तरह जानते हैं। तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख अफराद से ज्यादा है, जबकि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की तादाद 48 के करीब है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। इनका 1 लीरा पाकिस्तान के 28.89 रुपयों के बराबर है, जबकि ये 1 लीरा इंडिया के 16.28 रुपयों के बराबर है। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 और डोमेन नेम .tr है। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान से 3330 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। दोस्तों, तुर्की की मजमूई आमदनी $2.249 ट्रिलियन है, जो इसे मईशत के हवाले से दुनिया भर में 13वें नंबर पर लाती है, जबकि तुर्की में फीकस मजमूई आमदनी $27,634 है, जो इसे दुनिया में 45वें नंबर पर लाती है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मजहब है, जिसे मुल्की आबादी का 82% लोग मानते हैं। 2% लोग मसीहत के मानने वाले, 7% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं। 2% दीगर मज़ाहब के मानने वालों के अलावा बाकी आबादी का अभी तक मजहब वाज़े नहीं किया गया है। दोस्तों, तुर्की दूसरा मुल्क है जिसने 1963 में यूरोपीय इत्तेहाद बनाने से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 1987 में तुर्की ने यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने की दरख्वास्त की थी, जिसे 1989 में ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि तुर्की में अभी मजीद सियासी और इक्तसादी इस्लाहात की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2005 में तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया था। तुर्की की 18.2% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, 26.8% इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत अख्तियार किए हुए है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील और कंस्ट्रक्शन तुर्की की माइशत को दिन दुगनी रात चुगनी देने वाली इंडस्ट्रीज हैं। तुर्की ने सियाहत को अपने मुल्क में लाने के लिए बहुत सी इस्लाहात की हैं। यह तैयब रजब उर्दगान की पॉलिसियों का ही नतीजा है कि जो हर साल करोड़ों अफराद तुर्की का सफ़र कर रहे हैं। तुर्की में 2017 में 3 करोड़ 20 लाख गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की को कितना फ़ायदा हुआ होगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 1455 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के दौर में ग्रैंड बाजार की बुनियाद रखी गई थी। तब इसका नाम तो कुछ और था, मगर आज इस बाजार को इसी नाम से दुनिया में मकबूलियत हासिल है। इस बाजार की 64 गलियां हैं, 4000 से ज़ायद यहाँ दुकानें बनाई गई हैं और 25,000 से ज़्यादा वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में पिछले 3-4 सालों से आने वाले सियाहों की तादाद हर साल 3 करोड़ से ज़ायद नोट की जाती है। इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ अफराद हर साल इस बाजार का सफ़र लाजमी करते हैं। अरारात के पहाड़ तुर्की के सबसे बुलंद पहाड़ हैं। ये वही पहाड़ हैं जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। बहरा अस्वद की तह में इंसानी आबादी के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ भी दुनिया आबाद थी। तारीखी तहकीकात से मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ज़माना भी यही हो सकता है। इसी तूफ़ान से बहरा अस्वद की सतह बुलंद हुई। बहरहाल जो भी हो, खुदा बेहतर जानता है। तुर्की में 130 ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है। जिंदगी में अगर आपको कोई कौम अपने मुल्क से प्यार करती नजर आए तो वो तुर्किश कौम होगी, जो अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार अपनी इमारतों पर कौमी परचम लहराकर करते हैं। तुर्की में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जहां आपको तुर्की का परचम नजर नहीं आएगा। फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और यूके के बाद तुर्की में सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर पाए गए हैं, यानी फेसबुक यूजर के हवाले से तुर्की दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, तुर्की का लफ्ज इटालियन जुबान के लफ्ज तुर्किया से लिया गया है। इटालियन जुबान में तुर्किया अनातोलिया को कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है
जो 2 बड़े आज़मों पर फैला हुआ है। इस शहर का 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% एशिया में आता है। तुर्की को जंग अजीम ओवल के फातहीन से आज़ादी दिलवाने वाला मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही वो शख्स था जिसने शराब पर लगाई गई इस्लामी सल्तनत की पाबंदी को ख़त्म कर दिया था। इस्लामी कैलेंडर को ख़त्म करते हुए मुल्क में ईसवी कैलेंडर का इस्तेमाल करवाया। जुमा की तातील को ख़त्म करते हुए अतवार को छुट्टी का दिन करार दिया। तुर्किश अल्फ़ाबेट को अरबी से रोमन ज़ुबान में तब्दील करवाया। हत्ता कि अजान की आवाज़ भी अरबी की बजाय तुर्किश ज़ुबान में सुनाई दी जाने लगी थी। इस शख्स ने तुर्की में इस्लामी सल्तनत की निशानी यानी तुर्किश रेड फेज हैट पर भी पाबंदी लगा दी थी। तुर्की अपनी मसाजिद के हवाले से दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम रखता है। मुस्लिम ममालिक से हर साल लाखों की तादाद में सियाह इन मसाजिद को देखने की गर्ज से आते हैं। तुर्की में कायम मसाजिद की तादाद 83,000 के करीब है, जो पर कैपिटा के हवाले से दुनिया में सबसे ज्यादा है। तुर्की के सूबे अनातालिया में वाक़े अनातालिया शहर दुनिया का वो शहर है जिसके साफ शफाफ पानियों और साफ शफाफ बीचेस की बदौलत इसे ब्लू फ्लैग से नवाजा गया है। इस शहर के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग हासिल करने का रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई भी तोड़ ना सका। हेज़रफन अहमद चलेबी दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने 17वीं सदी में अपने दोनों बाजुओं पर परों को बांधकर हवा में उड़ने की कोशिश की थी। इस शख्स का ताल्लुक भी तुर्की से ही था। हवाई जहाज की तख्लीक का सहरा तो मुसलमानों के सर जाता है, मगर इसको 20वीं सदी में राइट ब्रदर्स ने तश्कील दिया था। दोस्तों, तुर्की दुनिया के 1/4 फूल पैदा करता है। दोस्तों, तुर्की की आबादी में 70 से 75% अनातोलियन तुर्क लोग हैं, 18% के करीब कुर्द लोग और 7 से 12% दूसरे कबीलों के लोग हैं। आयल रेसलिंग तुर्की का कौमी और मकबूल तरीन खेल है। यह खेल तुर्की में बहुत शौक से खेला और देखा जाता है। इस खेल के अलावा तुर्की में खेले जाने वाले मशहूर खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल, फिशिंग, फ्लाइंग, रग्बी यूनियन, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग है। दोस्तों, ये थी तुर्की के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज़ न भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।